नमस्कार बच्चों, जय हिंद। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं कि आप लोग बहुत ही ठीक होंगे, बेहतर होंगे। तो चलिए, एनसीईआरटी क्लास 8 चैप्टर नंबर फर्स्ट, ठीक है बच्चों, आज हम लोग शुरू करेंगे जो है वेन, वेयर एंड हाउ। आप देख सकते हैं अपने स्क्रीन पे, जैसा कि दिख रहा है कि वेन, वेयर एंड हाउ, यानी कि कब, कहाँ और कैसे। तो चैप्टर नंबर 1 है गाइस, जो हम लोग बहुत ही बेहतरीन तरीके से सिस्टमेटिक ढंग से पढ़ने का प्रयास करेंगे। बच्चों एसएसटी जो है, यानी सामाजिक विषय या सामाजिक विज्ञान जो है बच्चों, रटने की चीज़ नहीं है ना। तो आपको रट्टा नहीं मारना है, बल्कि उसे एक नियमित, एक बहुत ही अच्छे फ्लो में पढ़ना है और समझते हुए चलना है। और जो चीज़ें आपको डाउट्स होगी बच्चों, लेक्चर देखने के बाद, वो आप कमेंट सेक्शन में आप हमें बताएं, हम उसका क्या करेंगे, सॉल्यूशन देंगे, आपको समाधान देंगे। तो चलिए बच्चों, चैप्टर 1 जो है व्हेन, वेयर एंड हाउ, उसको हम लोग कर लेते हैं शुरू, यानी कि कब, कहाँ और कैसे। तो चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों देखिए, पहला क्या कह रहा है, ये लर्निंग जो ऑब्जेक्ट्स हैं, है ना, यानी हमें सीखने के जो मकसद, हमें क्यों सीखने चाहिए भाई, तो इतने इसमें पॉइंट्स को इंक्लूड करा गया है इस चैप्टर के अंदर, यानी चैप्टर नंबर 1 के अंदर। सबसे पहला पॉइंट नंबर 1 है बच्चों, पॉइंट नंबर 1 है कि ये इंट्रोडक्शन हम इसमें पढ़ेंगे, ठीक है ना। पॉइंट नंबर 2 है, पॉइंट नंबर 2 में हम पढ़ेंगे पेरियोडिसेशन ऑफ हिस्ट्री, यानी कि जो इतिहास है ना, उसको कैसे कैटेगराइज किया गया है, कैसे बांटा गया है, कितने में डिवाइड किया गया है ना, कौन सा प्राचीन होगा, कौन सा मिडिवल, कौन सा मॉडर्न, ये सारी चीज़ हम लोग इस चैप्टर के अंदर जानेंगे, है ना, कैसे बदलाव हुआ हिस्ट्री के अंदर, उसको समझेंगे। नंबर 3 कह रहा है बच्चों, सोर्स ऑफ स्टडिंग मॉडर्न हिस्ट्री, यानी हम साधन की बात, स्रोत की बात करेंगे, जिससे हम आधुनिक हिस्ट्री को पढ़ने में हमें सहायता या मदद मिलेगी, है ना। और टॉपिक नंबर 4 कह रहा है लिटरेरी सोर्सेस, यानी साहित्यिक जो स्रोत हैं वो हम जानेंगे। और इंडिजियस लिटरेरी रिसोर्सेज क्या होता है भाई, यानी स्वदेशी, इंडिजियस यानी स्वदेशी साहित्यिक रिसोर्स क्या, स्रोत क्या है, हम वो भी समझेंगे, है ना। और आखिरी में हम जानेंगे कंक्लूजन, यानी कि निष्कर्ष को। तो आई होप आपको ये टॉपिक समझ पा रहे होंगे बच्चों, ठीक है। अगर नहीं समझ में आया तो वीडियो को एक बार और देख लीजिएगा, आपको क्लियर हो जाएगा। तो चलिए, हम लोग सबसे पहले, चलिए यहाँ पे भी कुछ दिया हुआ है भाई, उसको भी हम लोग समझते हुए चलते हैं, कुछ चीज़ों को छोड़ना नहीं है। देखिए कह रहा है हिस्ट्री मीन्स द स्टडी ऑफ द पास्ट, यानी कि इतिहास का अर्थ है कि भाई अतीत का एक छोटा सा हिस्सा, है ना। पास्ट का मतलब क्या है बच्चों, पास्ट दैट मीन्स अतीत। आप क्या समझेंगे, अतीत समझेंगे। अतीत का क्या मतलब होता है, तो बीता हुआ समय, उसे हम कहते हैं अतीत, है ना। रिकॉल कर पा रहे हैं आप? चलिए, ऑल राइट। तो देखिए कह रहा है कि हिस्ट्री मीन्स द स्टडी ऑफ द पास्ट, यानी इतिहास का अर्थ है कि बीता हुआ समय का एक छोटा सा हिस्सा, यानी कि अतीत। ऑल ऑफ अस हैव अ क्यूरियोसिटी, क्यूरियोसिटी मतलब जिज्ञासा, है ना, टू जानने की इच्छा, टू लर्न अबाउट आवर पास्ट, यानी कि हम अपने सभी बीते समय के बारे में जानने की इच्छा रखते हैं, या हम उत्सुक होते हैं कि भाई समय कैसे बीता, कैसी चीज़ें रही होंगी, हमें जानते तो काफ़ी बेहतर होता, ऐसा कुछ हमें, हमारी थिंकिंग होती है ना। चलिए आगे देखिएगा, आगे कह रहा है कि वी वॉन्ट टू नो, हम ये जानना चाहते हैं, आवर एंसेस्टर्स, अपने पूर्वजों के बारे में, लिव्ड यानी कि वो कैसे रहते थे, सर्वाइव्ड या जीवन को कैसे जिया करते थे, है ना। हम ये जानना चाहते हैं कि जो हमारे पूर्वज हैं वो कैसे रहते थे और कैसे जीवन को जीते रहे, ठीक है बच्चों। आगे कह रहा है कि एंड हाउ दियर सोसाइटी इवॉल्व्ड टू द मॉडर्न लाइफ, और जो उनकी आधुनिक जीवन है बच्चों, है ना, उनके लिए समाज कैसे विकसित हुआ, जो आधुनिक जीवन है प्यारे बच्चों, उनके लिए जो आधुनिक समाज है वो कैसे विकसित हुआ, इस चैप्टर के अंदर, है ना। दिस चैप्टर वी शैल स्टडी अबाउट द जनरल आउटलाइन ऑफ व्हाट हिस्ट्री इज ऑल अबाउट। दरअसल इस चैप्टर के अंदर हम ये जानेंगे, हम ये सीखेंगे कि इतिहास की सामान्य रूपरेखा के बारे में हम अध्ययन करेंगे कि आखिर ये चीज़ें कैसे डेवलप हुई, कैसे विकसित हुई, है ना। तो चलो बच्चों, हम लोग शुरू करते हैं इंट्रोडक्शन से, है ना। इंट्रोडक्शन से शुरू कर लेते हैं। मैं इसको थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ ताकि आपको देखने में, समझने में कोई दिक्कत ना हो। चलिए अब ठीक है। देखिए इंट्रोडक्शन यानी परिचय, है ना। किसी भी चीज़ का परिचय होता है, आपका भी होगा भाई, अभी कहीं से आते होंगे, आपकी भी कुछ योग्यताएं होंगी, है ना। तो उस आधार पे हम बात करेंगे परिचय, है ना, परिचय। चलिए इंट्रोडक्शन, चलिए ध्यान दीजिएगा। कह रहा है कि हिस्ट्री इज लाइक अ स्टोरी, यानी जो इतिहास है एक कहानी की तरह है बच्चों। जैसे कहानी होती है ना,
हमारे दादा दादी क्या कहानियाँ सुनाया करते थे, है ना? एक राजा रहता था, उसके बहुत सारे प्रजाएँ थी, उसके बहुत सारे बेटे थे, है ना? कुछ ईमानदार, कुछ बेईमान, ऐसे करके कुछ कहानियाँ सुनाई जाती हैं। तो उसी प्रकार से हम समझेंगे कि हिस्ट्री इज़ लाइक अ स्टोरी, यानी बच्चों इतिहास एक कहानी की तरह है, ठीक है? योर पेरेंट्स यानी आपके माता-पिता, है ना? और या ग्रैंडपेरेंट्स या दादा-दादी, है ना? May have told you bedtime stories. Usually, they all start with the phrase "once upon a time." ठीक है, there was मतलब ऐसा कुछ हमने बताया ना आपको कि आपके जो पेरेंट्स है गाइस, है ना, माता पिता हैं या आपके ग्रैंड पेरेंट्स हैं या फिर दादा दादी हैं, उन्होंने आपको सोते समय, है ना, मे हैव यू टोल्ड यू बेड टाइम स्टोरी, आपको सोते समय कुछ कहानियां सुनाया करते होंगे या सुनाई ही होगी कि आम तौर पे क्या सुनाते होंगे, और वो कहते होंगे दे ऑल स्टार्ट विद द फ्रेज, और वो एक वाक्यांश से शुरू करते होंगे कहानी को, क्या, वंस अपॉन अ टाइम, एक समय की बात है, देयर वाज मतलब एक शेर रहता था, एक राजा रहता था, ऐसा कुछ, है ना, हु लिव्ड इन जंगल में रहता था या फिर एक गांव में रहता था, है ना, एंड ही डिड, और उसने ये किया ऐसा कुछ, है ना। चलिए बच्चों, तो इसी वे में हम लोग इस चीज को समझने का प्रयास करेंगे, ठीक है। कह रहा है कि सिमिलरली, ठीक इसी प्रकार से, हिस्ट्री कांट बी अंडरस्टूड विदाउट अंडरस्टैंडिंग द हैपनिंग ऑफ द पास्ट ऑफ देयर क्रोनोलॉजिकल। ध्यान दीजिएगा बच्चों, काफी इंपॉर्टेंट लाइन है, अगर आप थोड़ा सा भी मिस करेंगे तो सारी चीजें आप मिस कर देंगे, भूल जाएंगे, है ना। देखिए, कह रहा है बच्चों कि इसी प्रकार से, सिमिलरली, इसी प्रकार से, है ना, इतिहास की घटनाओं को समझे बिना, इतिहास की घटनाओं को सिमिलरली इसी प्रकार से, हिस्ट्री कांट बी अंडरस्टूड, हिस्ट्री को समझा नहीं जा सकता, इतिहास को समझा नहीं जा सकता, किसके बिना, विदाउट अंडरस्टैंडिंग द हैपनिंग ऑफ द पास्ट इन देयर क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, यानी कि हम इतिहास को नहीं समझ सकते बिना इसकी घटनाओं के समझे बिना। ऑल राइट ना, समझ पा रहे हैं आप। चलिए, अब आगे कह रहा है क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, इसका मतलब होता है कालानुक्रम, कालानुक्रम यानी काल में, है ना, जैसे 0 1 2 3 4, या फिर हम ये कह सकते हैं काल के अनुसार, है ना। जैसे सबसे पहले क्या होता है, प्राचीन होता है, फिर मॉडर्न, सॉरी मेडिवल, फिर उसके बाद मॉडर्न, ऐसे एक काल में, एक ऑर्डर में, है ना। क्रोनोलॉजिकल यानी कालानुक्रम के अनुसार, एज कंपेयर टू मॉडर्न टाइम्स व्हेन वी टॉक ऑफ वर्ल्ड एज अ ग्लोबल विलेज, यानी हम आधुनिक समय की तुलना जो है, हम उससे करेंगे जब हम एक गांव में रहते थे, है ना। हम आधुनिक समय जिसमें हम अभी जी रहे हैं बच्चों, हम उसकी तुलना, चलिए कंपैरिजन कर लेते हैं एक ऐसे समय से जब हम एक गांव में रहा करते होंगे, हमारे पूर्वज लोग रहा करते होंगे, है ना। आगे कह रहा है द वर्ल्ड इन ओल्डन डेज वाज अ ह्यूज प्लेस एंड न्यूज एंड हैपनिंग गॉट कन्वेड फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द ग्लोब टू another after a long duration of time। तो कह रहा है बच्चों कि ये कह रहा है कि जब हम एक पुराने समय में रह रहे होंगे, तो जो पुराने दिनों में जो दुनिया होगी, ठीक है ना, वो काफी एक विशाल जगह होगी, वॉज अ ह्यूज प्लेस, एक विशाल जगह होगी, ठीक है। एंड न्यूज एंड हैपनिंग गॉट कन्वेड, और जो समाचार पत्र होगा और जो घटनाएं होगी, ठीक है ना, दुनिया के इस एक हिस्से से लेकर के, देखिए, फ्रॉम अ पार्ट ऑफ अ ग्लोबल टू अनदर आफ्टर लॉन्ग, यानी कि एक दूसरे हिस्से तक लंबे समय के बाद पहुंचती होगी। देखिए, ड्यूरेशन ऑफ अ टाइम, मैं ये कहना चाहता हूँ बच्चों कि जैसे मान लीजिए कि हम दुनिया के इस हिस्से में रह रहे हैं, ठीक है, और दुनिया का ये दूसरा हिस्सा है ना, समझ लीजिए, और यहाँ पे कोई घटनाएं घटती हैं बच्चों, तो अभी तो फिलहाल में वो यहाँ एकदम आसानी से बहुत ही शॉर्ट टाइम में पहुँच जाती है। वाई, इसलिए बेटा, क्योंकि जो आजकल का सोशल साइट है ना, इंटरनेट है, बहुत सारे प्लेटफॉर्म है, उसके अकॉर्डिंग बहुत ही जल्दी से, बहुत ही आसानी से विद इन ए शॉर्ट टाइम पहुंच जाती है। बट ये पुराने समय हम बात करेंगे, काफ़ी डिफिकल्ट रहा होगा, है ना। तो वही इस लाइन का मतलब है कि वॉज अ ह्यूज प्लेस, यानी जो पुरानी दुनिया में हम रह रहे होंगे, हमारे जो पूर्वज रह रहे होंगे, ठीक है, एंड न्यूज आर हैपनिंग गॉट कन्वेड फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द ग्लोब ऑफ अनदर पार्ट ऑफ लॉन्ग ड्यूरेशन ऑफ टाइम। तो यदि एक स्थान में, दुनिया के एक हिस्से में अगर कोई घटनाएं घटती होंगी, तो वो दूसरे हिस्से में काफी समय के बाद पहुंचती होगी, है ना बच्चों। चलिए, वेरी गुड। चलिए ध्यान दीजिएगा, आप समझ पा रहे हैं। चलिए आगे ध्यान दीजिएगा, कह रहे कि इफ इट ऑल, ठीक है ना, इफ इट ऑल, यानी कि यदि बिल्कुल भी, इफ इट ऑल, यदि बिल्कुल भी, देयर वाज नो फास्ट मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन, यदि उन समय में बिल्कुल भी कोई भी, ठीक है ना,
संचार का कोई साधन नहीं था, है ना। कम्युनिकेशन दैट मीन्स संचार। फिजिकल मूवमेंट, ठीक है, और शारीरिक गति में, फिजिकल मूवमेंट शारीरिक गति में टुक टाइम एंड लैंग्वेज वाज अ ग्रेट बैरियर। ध्यान दीजिएगा भाई, उस समय कोई भी जो संचार थे उसके साधन नहीं थे। फिजिकल मूवमेंट टुक टाइम, और जो शारीरिक गति थी, नहीं हम कह सकते शारीरिक गति, उसमें काफ़ी समय लगता था। अब एक स्थान से दूसरे स्थान पे आपको जाने के लिए कोई ट्रांसपोर्टेशन चाहिए कि नहीं चाहिए, तो उस समय गाड़ी मोटर्स ये सारी चीज़ें नहीं थी, है ना। तो ये काफ़ी समय लगता था चीज़ों को एक स्थान से दूसरे स्थान पे ले जाने के लिए। ऑलराइट, और उसके बाद भी क्या कह रहा है भाई, एंड लैंग्वेज वाज अ ग्रेट बैरियर, और जो भाषा थी बच्चों, ठीक है, वो एक बहुत ही अवरोध के रूप में काम करती थी, है ना। चलिए आगे क्या कह रहा है, ध्यान दीजिएगा। चलिए आगे क्या कह रहा है, कह रहा है कि डेट is why the growth and developed did not occur uniformly across the world। कह रहा है बच्चों कि अब तो समय लगता था ही लगता था, क्यों, क्योंकि उस समय की जो चीज़ें थी वो इतनी संज्ञान में नहीं थी, इतनी तेज नहीं थी, है ना। आगे कह रहा है कि यही कारण है, ठीक है ना, डेट इज वाई, यही कारण है द ग्रोथ एंड डेवलप्ड, कि जो उन्नति और विकास की हम बात कर रहे हैं, डिड नॉट आकर यूनिफॉर्मली अक्रॉस द वर्ल्ड, कि पूरे संसार में, ठीक है ना, पूरे दुनिया भर में, ठीक है ना, एक समान रूप से विकास नहीं हो पाया, है ना। डिड नॉट आकर यूनिफॉर्मली, एक समान रूप से इस देश दुनिया में विकास नहीं हो पाया बच्चों, है ना। चीज़ें काफ़ी देरी से हुई और अलग अलग स्थान पे अलग अलग समय पर हुई, इस कारण से विकास बहुत धीरे हुआ और एक टाइम पे नहीं हुआ। ऑलराइट, टू अंडरस्टैंड, टू अंडरस्टैंड किसको समझने के लिए भाई, द इवोल्यूशन, मूल्यांकन और विकास को समझने के लिए, ऑफ द सोसाइटी, समाज के विकास को, अक्रॉस द वर्ल्ड और अ पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, it is important to understand them in the realm of how, when and where। तो सबसे पहले इस चीज़ को समझने के लिए हमें यह समझना होगा कि, मतलब किसको समझने के लिए भाई, बोलो, डेवलप्ड को समझने के लिए, विकास को समझने के लिए, है ना। हमें यह समझना होगा कि हाउ, वेन एंड वेयर, यानी कि कोई भी घटनाएं कैसे घटी, कब घटी और कहाँ घटी। तो चलिए बच्चों शुरू करते हैं आगे। क्या कह रहा है देखिएगा, कह रहा है कि मेनी ऑफ यू प्रोबेबली फील दैट हिस्ट्री इज अ बोरिंग सब्जेक्ट। आप में से ही बहुत सारे लोग यह फील करते होंगे, उन्हें लगता होगा कि शायद जो इतिहास है बच्चों, हिस्ट्री है, हम तो पूरी एसएसटी की बात करेंगे, ठीक है, एसएसटी है जो काफ़ी बोरिंग सब्जेक्ट है, बट ऐसा नहीं है प्यारे बच्चों। उसको एक सिस्टमेटिक ढंग से अगर पढ़ा जाए तो ये बहुत ही प्यारा क्या होता है, विषय होता है। इसके जैसा प्यारा विषय कोई हो ही नहीं सकता, है ना, क्योंकि काफ़ी इंटरेस्ट हो इसमें, मतलब हम इसमें रुचि के साथ समझ पाते हैं, पढ़ पाते हैं चीज़ों को, ठीक है। चलिए, तो आप में से ही बहुत सारे लोग ये सोचते होंगे कि शायद इतिहास एक बहुत ही उबाऊ विषय है, ठीक है ना, यानी कि उबाऊ विषय समझ पा रहे हैं आप, ठीक है, थका देने वाला ऐसा कुछ, विद नंबर, उसमें बहुत सारे अंक आते हैं भाई, आप डेट्स, दिनांक आते हैं, टू बी रिमेम्बर्ड, उन्हें याद करना पड़ता है, एंड टू रीड, उन्हें पढ़ना पड़ता है, अबाउट थिंग्स ऑफ द पास्ट विच सीम टू हैव नो रिलीवेंस टू आवर प्रेजेंट। ध्यान दीजिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट बात कही इसने, कि जिसमें बहुत सारी तारीखें, डेट्स आती हैं और जिन्हें हमें पढ़ना पड़ता है, याद करना पड़ता है, लेकिन विच सीम टू हैव नो रिलेवेंस टू आवर प्रेजेंस, जिसका हमारे या जिनका हमारे वर्तमान से कोई संबंध नहीं होता है प्यारे बच्चों, ठीक है, जिनका हमारे वर्तमान से, प्रेजेंट से कोई रिलेशन नहीं होता है, कोई संबंध नहीं होता है। ओके, आगे ध्यान दें, बट इट इज, चलिए मैं थोड़ा छोटा कर लेता हूँ ताकि चीज़ें समझ में आए। देखिए ये फिगर दिया हुआ है, ठीक है, तो कहीं ना कहीं तस्वीरें बहुत कुछ बोल देती है प्यारे बच्चों, है ना। तो चलिए समझते हैं ये फिगर का क्या मतलब है। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फिगर ऑफ दिस चैप्टर नंबर फर्स्ट, ठीक है ना, हिस्ट्री का ये जो चैप्टर है गाइज, सबसे प्यारा ये हिस्ट्री का चैप्टर है। तो हम ये फिगर के माध्यम से यह समझने का प्रयास करेंगे, मैं आपको यह समझाने का प्रयास करूंगा कि हम लोग इस समय से, प्यारे बच्चों, इसमें आए, है ना, फिर इस समय से हम लोग इस समय में आ गए। मतलब मैं आपको फिर से समझाने का प्रयास करता हूँ प्यारे बच्चों, देखिएगा कि हम पहले गुफा में रहते थे। ऑलराइट, चलिए मैं इसको हाईलाइट कर देता हूँ भाई। देखिए हम लोग, फर्स्ट ऑफ ऑल हम सबसे पहले ये बताने का प्रयास करेंगे कि मॉडर्न, सॉरी, एंशिएंट टाइम में, प्राचीन समय में हम लोग कहाँ रहते थे बच्चों, गुफाओं में रहते थे। आदि मानव, देखिए सुने होंगे आप, है ना, कहाँ रहते थे, गुफाओं में रहते थे। फिर एक समय ऐसा भी आया, इतिहास ने जब करवटें बदली, तो एक दिन ऐसा भी आया, एक समय ऐसा भी आया जब हम लोग घास फूस के मकानों में रहते थे, है ना, झोपड़ी वगैरह बना करके रहते थे। फिर
बदलाव आया हिस्ट्री के अंदर, एक दिन ऐसा भी आया, है ना, मॉडर्न स्कोप हो गया भाई, है ना, आधुनिक दुनिया बन गई, तरह तरह की चीजें हम लोग इस्तेमाल करने लगे, है ना, और ईंट ईंटों के घरों में रहने लगे, ना पक्के भवनों या इमारतों में रहने लगे, आप देख पा रहे हैं। तो देखिए यहाँ पे एक चीज लिखा हुआ है प्यारे बच्चों, चलिए मैं इसको भी हाईलाइट कर देता हूँ। देखिए क्या लिखा हुआ है, समझते हैं। फ्रॉम लिविंग इन अ कैब्स, यानी कि गुफाओं से, यानी हम गुफाओं में रहते थे भाई, ह्यूमन हैव प्रोग्रेस्ड, मानव ने क्या करा भाई, उन्नति की, टू लिविंग इन मॉडर्न हाई राइजेज, ठीक है, यानी कि गुफाओं से चीजें, आधुनिक जो मानव था वो आधुनिक गगन चुमी इमारतों, है ना, मॉडर्न हाई राइजेज, गगन चुमते हुई इमारतों में रहने लगा, और वो आगे बढ़ा, है ना, प्रोग्रेस किया, विकास किया। तो यही था प्यारे बच्चों इस फिगर का मतलब, ठीक है। चलिए आगे ध्यान दीजिएगा, हम यहाँ से पढ़ना था हम लोगों को, बट इट इज, ठीक है। चलिए मैं इसको थोड़ा बड़ा कर देता हूँ, ठीक है। चलिए देखिए क्या कह रहा है भाई, कह रहा है कि बट इट इज रियली शो, बट इट इज रियली शो, इसका क्या मतलब भाई। अब आगे क्या कह रहा है, ध्यान से समझने का प्रयास करिएगा, ठीक है। बट इज इट रियली शो वी ऑलवेज रिमेंबर आवर बर्थडे। अब ये क्या बात हुई भाई, हम हमेशा, लेकिन हमें हमेशा अपने जन्मदिन का जो दिन रहता है, डेट रहता है, वो याद रहता है, ठीक है। To understand the importance of dates, ask your parents about the dates you spoke your first word, ठीक है, यानी कि तारीखों के महत्व में, ठीक है ना। टू अंडरस्टैंड द इम्पोर्टेंट डेट्स, तारीखों के महत्व में, ठीक है, आप अपने माता पिता से पूछ सकते हैं, ठीक है ना। स्पोक योर फर्स्ट वर्ड, यानी कि आप अपने माता पिता से पूछ सकते हैं कि सबसे पहले, ठीक है ना, जो शब्द था वो किस तारीख को आपने बोला था। जो आपने कुछ ना कुछ तो आपने बोला ही होगा, जब आप बड़े हो रहे होंगे, जब आपका विकास हो रहा होगा मानसिक और शारीरिक रूप से बच्चों, है ना, तो कुछ ना कुछ तो आपने बोला ही होगा। तो आपका जो विकास हुआ और आपने फर्स्ट वर्ड जो बोला वो कब बोला होगा, इसके बारे में बच्चों आप अपने माता पिता से जरूर पूछें। ऐसा ऐसा कह रहा है यहाँ पे, ठीक है। और द डेट यू वॉकड फॉर द फर्स्ट टाइम, और वो दिन के बारे में, वो दिनांक के बारे में, उस तारीख के बारे में आप जरूर अपने माता पिता से पूछे जब आप पहली बार चले थे। इट वुड बी रेयरिटी ऑफ इफ दे रिमेंबर्ड इट, ये काफ़ी मुश्किल होगा उनको याद रखना, काफ़ी दुर्बल होगा इन सभी तिथियों को क्या करना बच्चों, याद करना, है ना, काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा, काफ़ी मुश्किल भी होगा, है ना। सो ऑल डेट्स आर नॉट इम्पॉर्टेंट, ओनली सम, या सम आर। बच्चों ध्यान दीजिए, सारे जो डेट्स होते हैं बेटा, दिनांक होते हैं, वो इम्पोर्टेंट नहीं होते हैं, सिर्फ कुछ ही जो डेट्स या फिर तारीखें होती है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है ना। चलिए जानते हैं कि कौन सी तारीखें इंपॉर्टेंट होती है और कौन सी नहीं होती हैं। चलिए यहाँ पे देखिएगा, कह रहा है कि व्हाट आर हिस्टोरिकल डेट्स ऑल अबाउट, है ना, यानी कि ऐतिहासिक तिथियां क्या हैं, ठीक है ना। ऐतिहासिक तिथियां क्या हैं, इवेंट्स दैट हैपेंस सेंचुरीज एगो, यानी जिन घटनाओं ने पहले ही, या हम ऐसा कह सकते हैं कि ऐसी घटनाएं जो शताब्दियों पहले घट चुकी हैं, नीड टू बी अंडरस्टैंड इन द सीक्वेंस और क्रोनोलॉजी, यानी कि काल के क्रम अनुसार, समय के क्रम अनुसार, है ना, कालानुक्रम इसको बोलते हैं। तो कह रहा है कि इवेंट्स दैट हैपेंड सेंचुरीज एगो, यानी कोई भी घटनाएं जो शताब्दियों पहले घटी हैं, ठीक है, उसको जो है समझने के लिए हमें एक सीक्वेंस में, एक ऑर्डर में चीज़ों को समझना होगा। एंड दैट मच इज द रिलेवेंस ऑफ डेट्स, और तभी हम उस तारीखों को क्या कर सकते हैं, उस घटना से जोड़कर, है ना, संबंध बना करके, है ना, उससे जोड़ करके उसे समझने का प्रयास करेंगे तो चीज़ें क्या हो जाएंगी, क्लियर हो जाएंगी, है ना। चलिए आगे देखिएगा क्या कह रहा है, डेट्स डू नॉट रियली मैटर फॉर माइनर इंसिडेंट्स, यानी जो तारीखें होती है बाबू, है ना, वो छोटी घटनाओं के लिए मायने नहीं रखती है, मैटर नहीं करती है। हमने क्या पढ़ा भाई कि डेट्स डू नॉट रियली मैटर फॉर माइनर इंसिडेंट ऑफ पर्सनल नेचर, कह रहा है कि जो तारीखें होती हैं वो मामूली या छोटे मोटे तारीखों के लिए मायने नहीं रखती, घटनाओं के लिए मायने नहीं रखती, ठीक है। बट लेकिन दे डू मैटर, लेकिन वो मैटर करती हैं, मायने रखती हैं फॉर मेजर इवेंट्स, मुख्य, है ना, मुख्य घटनाओं के लिए, विच शिफ्ट द कोर्स ऑफ ग्रोथ इन सोसाइटी एंड नेशंस, यानी कि अब वो काफ़ी, जब विकास की बात करेंगे, है ना, बड़ी बड़ी चीज़ों के बारे में बात करेंगे, कोई घटना के बारे में बात करेंगे, तो वो डेट्स और तो वो तारीखों बच्चों क्या हो जाती है, काफ़ी इंपॉर्टेंट बन जाती है ना। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और अपने फ्रेंड्स तक ज़्यादा से ज़्यादा इसको पहुँचाएं, है ना। चलिए आगे ध्यान दीजिएगा, कह रहा है बच्चों कि
एज फॉर हाउ एंड वेयर, एज फॉर हाउ एंड वेयर यानी कि कैसे और कहाँ, कैसे और कहाँ। वी ऑल रिमेंबर वॉट वी डिड एज किड्स, वेयर वी प्लेड, whom we made friends with, what we saw, where we went on a holiday and so on। प्यारे बच्चों काफी बेहतरीन लाइन है, इंपॉर्टेंट लाइन है, बड़ा प्यार से समझिएगा इसको। कह रहा है कि कैसे और कब या कैसे और कहाँ, ठीक है ना, हम सभी को याद है। देखो लिखा है वी ऑल रिमेंबर, हम सभी को याद है। क्या याद है भाई? वी डिड एज अ किड, जब हम बच्चे हुआ करते थे, या बचपन वाली बात है ना, कि हम कहाँ खेला करते थे, है ना, दोस्त कैसे बनाया करते थे, या हमने किसे दोस्त बनाया करते थे, हम छुट्टियां मनाने कहाँ जाया करते थे, ठीक है। ये सारी चीजें कहीं ना कहीं हमें याद होगी, है ना प्यारे बच्चों। आगे चलिए। It is natural and important to understand how human life has evolved to where it stands today, and this will help us realize how precious, precious मतलब कीमती, है ना, it is to preserve, इकट्ठा करके रखना, it is develop it further। प्यारे बच्चों काफी बेहतरीन बात कहा इसने, ध्यान दीजिएगा। it is natural and important, it is natural and important यानी इसको समझना काफी स्वाभाविक है और महत्वपूर्ण भी है। इसे समझना काफी स्वाभाविक है और महत्वपूर्ण है, इम्पोर्टेंट है कि आज जिस देश में हम रहते हैं, ठीक है ना, या जहाँ कहीं भी रहते हैं, या जहाँ मानव खड़ा है, जहाँ विकास की हम बातें करेंगे, ठीक है ना, इससे हमें यह महसूस होगा, ठीक है ना, विल हेल्प अस रियलाइज हाउ प्रीसियस इट इज, प्रिजर्व इट एंड डेवलप इट फर्दर। इससे हमें यह महसूस होगा, ठीक है ना, कि इसका कल्पना करना जो काफ़ी मुश्किल होगा कि हम इसे संरक्षित करने और इसका विकास करना कितना कीमती है, ठीक है। कि हम कैसे चीज़ों को, पहले जो घटनाएं घटी हैं उसको हम कैसे पढ़ करके आज की चीज़ों को हम भविष्यवाणी करते हैं कि ये चीज़ें ऐसी हुई होंगी, है ना। तो काफ़ी मुश्किल काम है ना। चलिए मैं एक बार फिर से आपको बता देता हूँ ताकि आप कंफ्यूज ना हो, ठीक है। यहाँ से देख लीजिए, इट इज़ नेचुरल एंड डेवलप इम्पॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड how human life has evolved to where it is stand today, and this will help us realize how precious it is to preserve and it develop it further। अरे बच्चों ध्यान से समझिएगा, कह रहा है कि यह काफ़ी समझना स्वाभाविक है और महत्वपूर्ण है, ठीक है ना। क्या महत्वपूर्ण है भाई? कि आज जो जिस दुनिया में मानव है, या जिस दुनिया में मानव खड़ा है ना, उसका विकास कैसे हुआ, और इससे, ठीक है ना, हमें यह महसूस होगा या फ़ील करने में आसानी होगा, मदद मिलेगी कि इसे संरक्षित करना और विकास करना कितना कीमती रहा होगा, ठीक है ना। आई होप आप क्लियर कर पा रहे होंगे। चलिए अब आगे चलते हैं, आगे समझ लेते हैं भाई हम लोग। नेक्स्ट जो स्टेंजाज हैं उसको समझ लेते हैं। चलिए ध्यान दीजिएगा, कह रहा है कि देयर आर सम हिस्टोरियंस हु हैव even subdivided these periods and given them different terms or titles। ध्यान दीजिए बच्चों, कह रहा है कि आज, ठीक है ना, कह रहा है कि कुछ जो हिस्टोरियंस है, देर आर सम हिस्टोरियंस, कुछ जो इतिहासकार हैं, ठीक है, हु हैव इवन सब डिवाइडेड, जिन्होंने समय को, जिन्होंने अवधियों को, पीरियड्स को उप विभाजित कर दिया है। सब डिवाइडेड डेट मीन्स उप विभाजित कर दिया है, बांट दिया है, ठीक है। एंड गिवन देम डिफरेंट टर्म्स एंड टाइटल, और उन्हें अलग अलग शब्द या शीर्षक दे दिया है ना, उन्हें अलग अलग शब्द या शीर्षक दे दिया है ना बच्चों। फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के लिए, द पीरियड ऑफ अर्ली मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ इंडिया हैज़ बीन टर्म्ड एज द कॉलोनियल पीरियड। ध्यान दीजिए बच्चों, काफ़ी इंपॉर्टेंट लाइन है। उदाहरण के लिए हम समझ सकते हैं कि भारत के प्रारंभिक आधुनिक इतिहास की जो अवधि है, ठीक है ना, भारत की जो प्रारंभिक आधुनिक इतिहास की जो घड़ी है, ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं भाई? औपनिवेशिक काल कहते हैं, कॉलोनियल पीरियड कहते हैं बेटा। क्या कहते हैं? कॉलोनियल पीरियड, दैट मीन्स औपनिवेशिक काल, है ना। दिस इज बेस्ड ऑन देयर लॉजिक दैट इंडिया वाज subjected by foreign powers, and this had a major impact on the social, culture, economic and political life in India। कह रहा है बच्चों कि ये उस समय की बात है, ठीक है ना। दिस इज द बेस्ड ऑन दियर लॉजिक, यानी कि यह उनके तर्क पे आधारित था, उनके तर्क पे आधारित था, ठीक है। और ये उस समय की बात कर रहा है जब हम विदेशी शक्तियों के अधीन थे, है ना, यानी गुलाम थे, फॉरेन पावर्स के, यानी हम अंग्रेजों के, गोरे लोगों के गुलाम थे, है ना। प्यारे बच्चों चलिए ध्यान दीजिए।
तो हम विदेशी शक्तियों के गुलाम थे, उनके अधीन थे, और इनका सामाजिक रूप से, ठीक है, और सांस्कृतिक रूप से, आर्थिक रूप से, या हम कह सकते हैं सामाजिक रूप से, आर्थिक रूप से, और भी राजनीतिक रूप से काफ़ी ज़्यादा प्रभाव पड़ा किसके जीवन में? हम भारतीयों के जीवन में, है ना बच्चों। आगे ध्यान दीजिएगा, आगे क्या कह रहा है? इन दिस बुक, यानी कि इस किताब में, इस पुस्तक में, वी शैल कॉन्सेंट्रेट कॉन्सेंट्रेट ऑन मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ इंडिया। तो प्यारे बच्चों, इस किताब में, इस पाठ्य पुस्तक में जो है, हम आधुनिक इतिहास पर अपना ध्यान जो है बच्चों केंद्रित करेंगे। ध्यान दीजिए, काफ़ी बेहतरीन चीज़ों को समझ रहे हैं हम लोग। वी शैल कॉन्सेंट्रेट ऑन मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ इंडिया। तो प्यारे बच्चों, हम इस पुस्तक में, हम इस किताब में भारत के आधुनिक इतिहास पर अपने ध्यान को केंद्रित करेंगे, यानी कॉन्सेंट्रेट करेंगे बच्चों, है ना, कॉन्सेंट्रेट करने का काम करेंगे। ठीक है, चलिए ध्यान दीजिएगा, आगे क्या कह रहा है। मुझे लगता है थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, पर कोई बात नहीं। हाँ, मिस्टेक थोड़ा सा हुआ है, हम लोग इसको पढ़ने के बाद जो है इससे पढ़ना चाहिए था, पर कोई नहीं, ठीक है ना, हम लोग इसको पढ़ते हैं, कोई बात नहीं। इसको थोड़ा बड़ा कर देता हूँ, थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है, पर कोई नहीं, समझते हैं। नॉलेज इज नॉलेज, है ना। चलिए, पेरियोडिसेशन, क्या कह रहा है? पेरियोडिसेशन ऑफ हिस्ट्री, ठीक है ना, यानी जो इतिहास के हम स्रोतों की बात करेंगे, उसको थोड़ा सा हम समझते हैं ना। आधुनिक अध्ययन के स्रोत हम ऐसे कह सकते हैं, आधुनिक अध्ययन के स्रोत, ठीक है, या हम ऐसा भी कर सकते हैं भाई कि पेरियोडिसेशन ऑफ हिस्ट्री, यानी इतिहास की अवधि भी कह सकते हैं इसको, है ना। चलिए ध्यान दीजिएगा, कह रहा है हिस्ट्री कैन बी रिटन फॉर थाउजेंड एंड थाउजेंड ऑफ ईयर्स, यानी कि इतिहास हजारों और हजारों वर्षों के लिए लिखा जाता है या लिखा जा सकता है। फ्रॉम द ओरिजिन ऑफ द अर्थ, यानी कि पृथ्वी की उत्पत्ति से, ठीक है ना, और फ्रॉम द ओरिजिन ऑफ द अर्थ, पृथ्वी की उत्पत्ति से, विच मे बी मिलियंस ऑफ ईयर्स ओल्ड टू करेंट टाइम्स। ये कह रहा है बच्चों कि पृथ्वी की उत्पत्ति से जो लाखों वर्ष पुरानी हो सकती है, ठीक है ना, जो लाखों वर्ष पुरानी हो सकती है, द करेंट टाइम, यानी अब के वर्तमान समय से, ठीक है ना। इट इज़ देयरफॉर एडवाइजेबल, इसलिए ऐसा तर्क दिया जाता है, ऐसा सलाह दिया जाता है, टू डिवाइडेड द ह्यूज लेंथ of the historic period into segments so that it is easy to understand and record facts, ठीक है, और इसलिए इस विशाल लेंथ को, लंबाई को, ठीक है ना, इस समय को हम कह सकते हैं हिस्टोरिक पीरियड, यानी कि कई सारे टाइम पीरियड में विभाजित किया गया है, बांटा गया है, और इसको रिकॉर्ड करना आसान हो जाता है, टाइम पीरियड हम बांट देते हैं तो, और चीज़ों को, तथ्यों को समझना क्या हो जाता है, आसान हो जाता है बच्चों, है ना। चलिए ध्यान दीजिएगा, आगे क्या कह रहा है भाई, आगे कह रहा है दिस इज लाइक हैविंग चैप्टर इन अ बुक, यानी कि यह जो पुस्तक है, ठीक है ना, इस पुस्तक में अध्याय जो होगा वो काफ़ी बेहतरीन होगा, ठीक है, जैसे कह रहा है कि दिस इज लाइक हैविंग चैप्टर इन अ बुक और एक्ट्स इन अ प्ले, यानी एक नाटकीय स्रोत में हम इस चीज़ को समझेंगे, पढ़ेंगे। डिफरेंट कंट्रीज हैव चूजन देयर ओन टाइम लाइन टू हैव डिवाइड द वेरियस एरा इनटू पीरियड्स। कह रहा है बच्चों कि भारत में जो है, ठीक है ना, कह रहा है कि बहुत सारे अलग अलग कंट्रीज में, ठीक है ना, अपना अलग अलग टाइमलाइन चुनते हैं और उसके हिसाब से उसको डिवाइड कर देते हैं, समय को, अवधि को, पीरियड्स को, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के लिए, इन यूरोप द बिगिनिंग ऑफ द मॉडर्न पीरियड स्टार्ट्स इन द 15th सेंचुरी, यानी हम यूरोप की बात करेंगे बच्चों, तो यूरोप में जो है हम मान लेते हैं कि यह 18वीं शताब्दी से ही क्या हो गई थी, शुरू हो गई थी। इन इंडिया, भारत में, इट इज सेड, ऐसा कहा जाता है, टू हैव स्टार्टेड इन 18th सेंचुरी, यानी 18वीं शताब्दी में शुरू हो गई थी, इसमें 15वीं शताब्दी और इसमें 18वीं शताब्दी, याद रखिएगा। विद द डिक्लाइन ऑफ द मुगल, यानी मुगल की क्षति के बाद, या मुगल के जानों के बाद, या मुगल के पतन के बाद, डिक्लाइन ऑफ द मुगल, मुगल के पतन के बाद, या मुगल साम्राज्य का जैसे ही पतन हुआ, खात्मा हुआ, तो प्यारे बच्चों शुरू हो गया कौन सी सदी, 18वीं सदी, है ना। एंड अराइवल द यूरोपियंस पावर्स, जैसे ही यूरोपीय शक्तियों का आगमन हुआ और मुगल का क्या हुआ, खात्मा हुआ, तो उसी तरह शुरू हो गया क्या, मॉडर्न हिस्ट्री, है ना। चलिए आगे ध्यान दीजिएगा, आगे क्या कह रहा है भाई। ट्रेडिशनली historians have divided the periods into three stages, normally ancient, medieval and modern, यानी कि जो पारंपरिक इतिहासकार हैं वो बाबू क्या करते हैं, समय पीरियड, अवधि को बांट देते हैं लगभग
तीन मुख्य रूप से, और वो होता है प्राचीन, और दूसरा होता है मध्य, और तीसरा क्या होता है आधुनिक। तो प्राचीन इतिहास, मध्य इतिहास और आधुनिक इतिहास, इसको बांट देते हैं कौन से लोग? इतिहासकार बांट देते हैं बाबू। कौन बांट देते हैं? इतिहासकार बांट देते हैं। कौन से इतिहासकार? परंपरागत इतिहासकार, जो पढ़ते हैं, जो समझाते हैं, ठीक है, और जो पढ़ाते हैं। चलिए आगे ध्यान दीजिए, क्या पढ़ाते हैं भाई? फैक्ट्स को बताते हैं, ठीक है। फैक्ट के साथ साथ वो चीज़ों के बीते समय के बारे में बताते हैं, जानकारियाँ देते हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट को सर्च करते हैं, ठीक है। दिस पीरियड्स डू नॉट स्टार्ट आर एंड विथ कट ऑफ डेट्स, यानी ये जो अवधि होती है, ठीक है ना, ये कट ऑफ तिथियों के साथ या तारीखों के साथ शुरू या समाप्त नहीं होती है। ये जो तिथियाँ होती है बाबू, इनका शुरुआत और समाप्ति नहीं होता है, ठीक है। बट हैव अ ग्रेजुअल फेडिंग एंड इवॉल्विंग पैटर्न फ्रॉम वन टू अदर। तो ये क्या होता है भाई? लेकिन होता क्या है कि यह एक से दूसरे में धीरे धीरे लुप्त होती जाती है, खत्म होती जाती है, समाप्त होती जाती है। इट इज सो, ये ऐसा इसलिए होता है बिकॉज, क्योंकि सोशल सिस्टम यानी कि सामाजिक जो प्रणाली है, जो व्यवस्था है, एंड अदर ग्रोथ कांट बी इंसेस्टेनियस बट आर स्लो एंड ग्रेजुअल। कह रहा है कि जो सामाजिक प्रणालियां हैं वो अन्य विकास तत्कालिक नहीं हो सकती है। जो अन्य विकास है, ठीक है ना, एंड अदर ग्रोथ, जो अन्य विकास है, कांट बी इंटेनिशियस, यानी कि बहुत तत्कालिक नहीं हो सकती है, ठीक है। बट आर द स्लो एंड ग्रेजुअल, बहुत धीरे धीरे हो सकती है ना, सामान्य रूप से हो सकती है, क्रमिक हो सकती है, वन बाई वन हो सकती है, ऑर्डर में हो सकती है, ठीक है। आगे कह रहा है कि yet फिर भी each period has its distinct characteristics of technological, है ना, growth, culture, religion, society, politics, etc। यानी कि हम फिर भी प्रत्येक समय को, प्रत्येक काल को, है ना, बांटे हैं। किसमें बांटे हैं भाई? तकनीकी विकास, ठीक है, संस्कृति, धर्म, राजनीतिक, और जो सामाजिक चीजें हैं उसकी हम विशेषताओं में उसे बांटे हुए हैं, ठीक है। चलिए आगे ध्यान दीजिएगा। अब चलते हैं अगले पैराग्राफ पे। चलिए, ये तो मैंने आपको बता दिया है, ठीक है ना, ये मैंने आपको अभी थोड़ी देर पढ़ा दिया पहले, है ना। अब चलिए आगे देखिएगा क्या कह रहा है। आगे कह रहा है, आगे हम लोग पढ़ने का प्रयास करते हैं भाई। आगे क्या कहने का प्रयास कर रहा है, चलिए समझ लेते हैं। कह रहा है कि सोर्सेस ऑफ स्टडिंग मॉडर्न हिस्ट्री, यानी कि आधुनिक अध्ययन के स्रोत, जो आधुनिक अध्ययन अध्ययन के स्रोत कह रहा है, आधुनिक इतिहास के स्रोत, हम उसके बारे में अब पढ़ेंगे, समझेंगे, ठीक है। क्या कह रहा है समझिएगा। लार्ज अमाउंट ऑफ लार्ज अमाउंट ऑफ सोर्स मटेरियल फॉर कंस्ट्रक्टिंग द मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ इंडिया इज अवेलेबल। कह रहा है बच्चों कि साहित्यिक, ठीक है ना, साहित्यिक, यहाँ पे कह रहा है कि साहित्यिक जो स्रोत हैं आधुनिक इतिहास को बनाने के लिए, निर्माण करने के लिए, वो काफ़ी जो सोर्स मटेरियल हैं, यानी जो सामग्रियां हैं, स्रोत सामग्री हैं, वो उपलब्ध हैं यहाँ, ठीक है, निर्माण करने के लिए। देयर इज plenty of information available on the political, say, socio-economic and cultural developments in the country। कह रहा है प्यारे बच्चों कि वहाँ राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक विकास पर बहुत सारी जानकारियाँ उपलब्ध हैं। एक बार फिर से देखेंगे। कह रहा है प्यारे बच्चों कि देयर इज़ अ प्लेंटी ऑफ इंफॉर्मेशन, यहाँ बहुत सारी प्रकार की जानकारियाँ उपलब्ध हैं, जैसे राजनीतिक, ठीक है ना, सोशियो इकोनॉमिक्स यानी कि सामाजिक, आर्थिक, एंड कल्चरल और सांस्कृतिक विकास पे बहुत सारी जानकारियाँ हमारे देश में क्या है भाई, इकट्ठा है, यानी मौजूद है। चलिए अब आगे पढ़ते हैं। आगे देखिएगा, कह रहा है कि लिटरेरी सोर्सेस, यानी कि साहित्यिक स्रोत। अब ये साहित्यिक स्रोत क्या होता है भाई, ठीक है, देखिए। कह रहा है sources of literary nature provided the most valuable information on how things happened in the past। कह रहा है बच्चों कि साहित्यिक प्राकृत के स्रोत सबसे महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त करते हैं प्यारे बच्चों। यानी साहित्यिक जो हम स्रोत की बात कर रहे हैं, वो सबसे महत्वपूर्ण, सबसे इम्पोर्टेंट, सबसे कीमती सूचना प्रदान करते हैं, ठीक है, कि चीज़ें अतीत में कैसे बीती होंगी, या घटनाएं जो है अतीत में बीते समय में कैसे घटी होगी, ठीक है। चलिए आगे कह रहा है द अकाउंट्स गिवन इन द फॉर्म ऑफ ऑफिशियल रिकॉर्ड्स, ट्रेवलर्स नोट्स, मैन्युस्क्रिप्ट्स, न्यूज़पेपर क्लाइपिंग्स प्रोवाइड प्लेंटी ऑफ इंसाइट
to this period of our history। कह रहा है बच्चों कि जो ऑफिशियली रूप से हम बात करेंगे इन द अकाउंट्स ऑफ गिवन, है ना, ऑफिशियल रिकॉर्ड की आधिकारिक जो चीज़ें होती हैं, है ना, सूचनाएं होती हैं उसके अकॉर्डिंग, ठीक है। तो ट्रेवलर्स यानी कि यात्रियों की, ठीक है, मैन्युस्क्रिप्ट्स, यात्रियों की नोट्स की और मैन्युस्क्रिप्ट्स अभिलेखों की, ठीक है, या फिर हम कह सकते हैं न्यूज़पेपर क्लैंपिंग्स यानी पांडुलिपियों की, ठीक है, अखबारों की। इससे हमें क्या मिलती है, इतिहास के बीते समय के बारे में काफ़ी जानकारी प्राप्त होती है, ठीक है ना, बीते समय के बारे में जानकारी प्राप्त होती है, ठीक है बच्चों। चलिए आगे ध्यान दीजिएगा, आगे कह रहा है कि हाउएवर, हालांकि, देयर इज अ पॉसिबिलिटी यानी कि संभावनाएं हैं, हालांकि संभावनाएं हैं किसकी, अभ्यास ऑफ डिफरेंस ऑफ perspective which could have led the person to have recorded or narrated an incident or an episode in a lopsided manner। कह रहा है बाबू कि ऐसी संभावनाएं हैं कि पक्षपात और दृष्टिकोण, ठीक है ना, पक्षपात और दृष्टिकोण के अंतर में काफ़ी संभावनाएं हो सकती है, मतलब थोड़ा बहुत इधर उधर हो सकता है, ठीक है, डेट्स में और आकार में, जो भी सोचने की हम बात कर रहे हैं, ठीक है। आगे कह रहा है जिसके कारण क्या हो सकता है भाई, तो जिसके कारण व्यक्ति ने एक घटना या एक एपिसोड को एक तरफा तरीके से रिकॉर्ड किया या सुनाया होगा। क्या कह रहा है यहाँ पे, ध्यान दीजिएगा कि अ पर्सन टू हैव रिकॉर्डेड, मान लीजिए एक व्यक्ति को है अपना तरफ अपनी चीज़ें को इकट्ठा किया होगा, सुनाने का प्रयास किया होगा, बताने का प्रयास किया होगा कि अच्छा ये घटनाएं ऐसे घटी हैं, ठीक है, किसी देश किसी समाज के अंदर, ठीक है। मोर शो इन अ कंट्री लाइक ours where we have a colonial past, such different in perception which led this bias, हाँ, to come about in documents and records in is not so rare। आगे कह रहा है बाबू कि जो भी हमारे देश में, ठीक है ना, कह रहा है मोर सो इन अ कंट्री, जो भी हमारे देश में चीज़ें मौजूद हैं, कब से, कॉलोनियल पास्ट, औपनिवेशिक काल से, कब से भाई, औपनिवेशिक काल से, ठीक है, अतीत में है, ऐसा कहा जाता है। क्या कहा जाता है भाई, डॉक्यूमेंट्स एंड रिकॉर्ड्स इज नॉट सो रेयर। तो हमारे जीवन में या हमारे जो बीते समय में जो डॉक्यूमेंट्स है, ठीक है ना, जो कागजी चीज़ें हैं, वो काफ़ी ज़्यादा आम बातें नहीं रही हैं, ठीक है ना, वो हर जगह जो है पाई जाती हैं, कोई दुर्लभ चीज़ नहीं है, ठीक है, इतिहासकारों का ऐसा मानना है। वो हर जगह मिलती रहती है किसी सूचनाओं के इकट्ठा करने के लिए। कीपिंग द एबव इन माइंड, सम हिस्टोरियंस हैव chosen to further classify the literary sources as official in nature or indigenous इन origin। और कह रहा है कि इस चीज़ों को समझने के लिए, है ना, इतिहासकार क्या करते भाई, साहित्यिक स्रोतों को प्रकृति में आधिकारिक या मूल रूप से स्वदेशी के रूप में वर्गीकृत करने के लिए चुना गया है, ठीक है ना, स्वदेशी को ज़्यादा यहाँ पे वरीयता दिया जा रहा है, आप देख सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे ध्यान दीजिएगा बच्चों, आगे क्या कह रहा है, तो आगे कह रहा है ऑफिशियल रिकॉर्ड्स, आधिकारिक रिकॉर्ड, ठीक है, टॉप प्रायोरिटी among literary sources is given to official records which are the papers of government agencies at different levels। तो बच्चों कह रहा है कि जो साहित्यिक स्रोत है उसमें सबसे सर्वोच्च प्राथमिक आधिकारिक अभिलेखों को दी जाती है, ठीक है ना, जो कि विभिन्न सरकारी दस्तावेजों और एजेंसियों से, अलग-अलग एजेंसियों से इकट्ठा होती है, ठीक है ना, या मिली होती है, ठीक है। द ब्रिटिश फेल्ट, ब्रिटिशर्स ऐसा महसूस करते हैं दैट कि ऑल द इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स एंड लेटर्स नीडेड टू बी केयरफुली प्रिजर्व, देयरफॉर दे सेट अप रिकॉर्ड। यानी कि अंग्रेजों का ऐसा मानना था कि हमें इतिहास के बारे में वाकई जानना है, तो कहीं ना कहीं हमें दस्तावेजों को, डॉक्यूमेंट्स मतलब बच्चों दस्तावेज होता है ना, लेटर्स पत्रों को, दस्तावेजों को, पत्रों को हमें बहुत ही सावधानी से इकट्ठा या संरक्षित करके रखने की आवश्यकता है, ठीक है। काफ़ी तेज थे भाई वो, तभी तो 300-200 साल तक भारत पे या अमूमन दुनिया के 180 प्लस कंट्री में उन्होंने क्या किया था भाई, कब्जा किया हुआ था, है ना। So therefore, they set up the record rooms with all administrative institutions starting from a Tehsildar offices
up to the provincial secretaries, specialized institutions। यानी कि वो क्या करते थे कि उन्हें तहसीलदार कार्यालयों से लेकर प्रोविंशियल, कहना ना प्रोविंशियल, यानी कि प्रांतीय सचिवालयों में, ठीक है ना, प्रांतीय सचिवालयों तक सभी प्राकृतिक सॉरी सभी प्रशासनिक संस्थानों के साथ रिकॉर्ड करके रूम में स्थापित कर दिया जाता था। ठीक है बच्चों, ताकि वो चीज़ें हम जब कभी भी ढूंढे, में भी जो अंग्रेजों की बात हो रही है, वो उन्हें आसानी से मिल सके, कोई दिक्कत ना हो। चलिए आगे चलते हैं, चलिए शुरू करते हैं। कह रहा है लाइक archives एंड म्यूजियम्स वर established टू प्रिजर्व इंपॉर्टेंट रिकॉर्ड्स। तो बच्चों कह रहा है जो दस्तावेज होते थे, जो सूचनाएं होते थे, उन्हें वो कहाँ कहाँ, ये क्वेश्चन भी पूछा हुआ है एसएसटी में, ठीक है, हिस्ट्री चैप्टर नंबर फर्स्ट में, कि जो चीज़ें होती थी वो कहाँ रखते थे कंजर्व या फिर प्रिजर्व करके बच्चों, तो वो रखते थे म्यूजियम्स में, आर्चिव्स में रखते थे इकट्ठा करके चीज़ों को, ठीक है, संरक्षित करके रखा करते थे, अभिलेखगार में, अभिलेखागार में और संग्रहालयों में, ठीक है, वर स्टेब्लिश टू दी प्रिजर्व इंपॉर्टेंट रिकॉर्ड्स। वहाँ पे वो मुख्य दस्तावेजों को रखा करते थे। द रिकॉर्ड्स मेड बाय द ईस्ट इंडिया कंपनी गिव एन इलाबोरेट अकाउंट ऑफ ट्रेडिंग एंड इकोनॉमिक कंडीशंस ड्यूरिंग दिस पीरियड। तो कह रहा है बच्चों कि ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा जो बनाए गए रिकॉर्ड थे, ठीक है ना, ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा बच्चों जो बनाए गए रिकॉर्ड्स थे व्यापार के दौरान, ठीक है ना, जो बनाए गए रिकॉर्ड्स थे इस अवधि के दौरान व्यापार और आर्थिक स्थितियों की विवरण देते हैं। इस अवधि के दौरान आर्थिक स्थितियों की विवरण देते हैं, ठीक है ना, यानी कि एक उसको बताते हैं कि कितनी चीजें रही होगी उस इतिहास के अंदर, उस समय के अंदर, ठीक है। चलिए आगे ध्यान दीजिएगा, आगे कह रहा है कि द ऑफिशियल रिकॉर्ड्स कवर ऑल लेवल ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। यानी जो ऑफिशियल रिकॉर्ड्स होते हैं वो सभी स्तरों को कवर करते हैं, ठीक है ना, जो ऑफिशियल रिकॉर्ड्स होते हैं बच्चों वो सभी स्तर के लेवल को कवर करके रखते हैं, ठीक है ना। फ्रॉम द डिस्ट्रिक्ट टू द सुप्रीम गवर्नमेंट, यानी कि जो अंग्रेजों की हम बात करेंगे, ठीक है ना, जहाँ पर वो उनका सरकार वगैरह चलाया जाता था, फ्रॉम द डिस्ट्रिक्ट टू दी सुप्रीम गवर्नमेंट, यानी जिला से लेकर के और ऊपर के लेवल तक, ठीक है। द ब्रिटिश हैड कैरीड आउट लार्ज नंबर ऑफ सर्वेज ड्यूरिंग देयर कंट्रोल एंड एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ इंडिया टेरिटरीज। तो बच्चों कह रहा है कि जिस समय भारतीय या जिस समय भारत में अंग्रेज रहते थे, तो बच्चों वो क्या करते थे, या हम कह सकते हैं अंग्रेजों ने अपने नियंत्रण के दौरान भारत में जो है अनेक प्रकार के प्रशासन के दौरान अनेक प्रकार से बड़ी संख्या में सर्वे किया था, सर्वेक्षण किया था बच्चों। क्यों? क्योंकि उन्हें पता था कि भारत में बहुत सारी चीज़ें हैं जिससे उनको फ़ायदा हो सकता है ना, जैसे मसाला है भाई, है ना, सारे बहुत सारे खनिज पदार्थ है, ज़मीनें हैं हम यहाँ पे ले सकते हैं, ठीक है। दे कैरिड आउट सर्वेज ऑन टोपोग्राफी। क्या कह रहे हैं बच्चों कि जनसंख्यिकी उन्होंने जनसंख्या की एक प्रौद्योगिकी को समझाते हुए क्या किया था, एक सर्वे वगैरह किया था, ठीक है। फ्लोरा फाउना यानी पादप जंतु की बात करेंगे, लोकल हिस्टोरीज, है ना, फॉरेस्ट, आर्कियोलॉजिकल ईटीसी, यानी कि वो जो थे वो स्थलाकृति, ठीक है ना, टोपोग्राफी, स्थलाकृति और वनस्पतियों के बारे में, पादप और जीवों के बारे में, लोकल हिस्ट्रीज और जो स्थानीय इतिहास थे उसके बारे में, जंगलों के बारे में और पुरातत्व के बारे में काफ़ी सर्वेक्षण किए थे वो, या सर्वे किए थे हम ऐसा कर सकते हैं, ठीक। कह रहा बच्चों दे इवन कंडक्टेड सेंसस ऑपरेशंस टू अंडरस्टैंड द डेमो डेमोग्राफिक पैटर्न्स, यानी कि वो डेमोग्राफिक पैटर्न को समझने के लिए, यानी जनसांख्यिकी पैटर्न को समझने के लिए उन्होंने एक जनगणना संचालन भी किया था। उन्होंने क्या किया था भाई, एक जनगणना संचालन भी किया था, लोगों को काउंट करने का एक प्रोसेस था ये, है ना। They studied at the geographical state and this helped them bring in railways as well as explore and exploit the mineral wealth of India। बच्चों ध्यान दीजिएगा, उन्होंने अध्ययन किया था किसके बारे में, भौगोलिक स्थितियों के बारे में, जियोग्राफिकल स्टेट के बारे में। हम आपसे हमेशा बार बार कहते हैं भाई कि अगर आपको भाई कहीं ना कहीं सक्सेस होना है तो ज्योग्राफी का नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। तो प्यारे बच्चों अंग्रेजों ने भी क्या किया था, अंग्रेजों ने भी स्टडी किया था जियोग्राफिकल स्टेट यानी भौगोलिक स्थिति को समझने का काफ़ी अध्ययन किया था, प्रयास किया था, और ये प्रयास उनको मदद किया क्या करने में, रेलवे लाइन
को विस्तार करने में तथा भारत की खनिज संपदा का पता लगाने में, ठीक है, उनकी क्या हो सके, मदद मिली, हेल्प मिला। ठीक है, चलिए ध्यान दीजिएगा आगे क्या कह रहा है। हाँ चलिए, इस बार तो मिस्टेक नहीं होगा, हाँ हमें यही पढ़ना है। ठीक है, देखिए असाइड ये क्या है चीज़ भाई, तो असाइड का मतलब अलग से है। अब अलग से जो पढ़े हम उसके अलग से क्या पढ़ना है भाई, तो द फर्स्ट प्रॉपर सेंसस वाज कैरिड आउट इन इंडिया इन 1881, यानी भारत में पहली बार उचित जनगणना, यानी कि सेंसस वाज कैरिड, यानी पहली जो उचित बच्चों प्रॉपर हम जनगणना की बात करेंगे वो पहली बार 1881 में हुई थी, याद रखिएगा। इट हैड 3 वॉल्यूम्स, यानी कि इसके 3 खंड थे। इट हैड 3 वॉल्यूम्स, इसके 3 खंड थे। ठीक है, द फर्स्ट वॉल्यूम वाज अ जनरल रिपोर्ट, पहली जो खंड थी बच्चों वह क्या थी, एक सामान्य रिपोर्ट थी। द सेकेंड वॉल्यूम, यानी जो दूसरी खंड थी बच्चों, हैड 33 tables ऑफ द डाटा कलेक्टेड, एंड द थर्ड वॉल्यूम हैड द टेबल्स एंड एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द प्रेसिडेंसी लेवल रिपोर्ट्स। और जो दूसरे की हम बात करेंगे बच्चों, सॉरी हाँ दूसरे की बात करेंगे, वो कह रहा है कि उस खंड के अंतर्गत लगभग 33 तालिकाएँ थी। ठीक है ना, एक डेटा के अंतर्गत 33 तालिकाएँ थी। और क्या कह रहा है, आगे कह रहा है कि थर्ड वॉल्यूम यानी तीसरे खंड के अकॉर्डिंग, ठीक है ना, तीसरे खंड के अकॉर्डिंग कह रहा है, उसमें प्रेसिडेंसी स्तर के रिपोर्ट से तालिकाओं को बताया या बनाया गया था। तीसरे स्तर की जो खंड की हम बात करेंगे उसमें जो प्रेसिडेंसी थी बच्चों, उस स्तर की रिपोर्ट को बताया गया था। ठीक है, ड्यूरिंग द सेंसस एस्पेक्ट ऑफ कास्ट, रिलीजन एंड ऑक्यूपेशन वर आल्सो कलेक्टेड। तो बच्चों कह रहा है कि जनगणना के दौरान, जनगणना के समय जाति, धर्म, है ना, व्यवसाय के पहलुओं को भी एकत्रित किया गया था। यानी अंग्रेज इतने चालाक थे, इतने चालाक, अब क्या बताएं, कह रहा है ना कि उसमें जाति, धर्म और व्यवसाय को भी उन्होंने काउंट किया था कि कितने, किस जाति के लोग कितने हैं, किस समाज में, किस क्षेत्र में क्या काम करते हैं, उनका ऑक्यूपेशन क्या है, वगैरह वगैरह, है ना बच्चों। चलिए ध्यान दीजिए, आई होप आप इस चीज़ को समझ पाए होंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट है, नोट कर लीजिएगा। चलिए आगे ध्यान दीजिएगा। हाँ, आगे क्या कहने का प्रयास कर रहा है भाई, ऑलराइट ध्यान दीजिए, कह रहा है द भाई तू क्यों हिल रहा है, चलो देखो, कह रहा है द रिकॉर्ड्स ऑफ द पोर्तुगीज, डच एंड फ्रेंच कंपनीज who also had small colonies in different part of India are also useful for constructing the history of the 17th and 18th centuries। ध्यान देना बच्चों, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये ऐसा समय जब पुर्तगाली और डचेस फ्रेंचेस जो है आए रहते हैं छोटी मोटी कंपनी कॉलोनी लगाने भारत के अंदर, है ना। तो कह रहा है कि 17वीं और 18वीं शताब्दी में, है ना, 17वीं और 18वीं शताब्दी में इतिहास के निर्माण के लिए, ठीक है ना, इतिहास के निर्माण के लिए, ठीक है, कंस्ट्रक्टिंग द हिस्ट्री, ठीक है, इतिहास के निर्माण के लिए पुर्तगाली, है ना, डच और फ्रांसीसी जो कंपनियां थी उन्होंने भी ये चीज़ें क्या करी, इस उपयोगी है। ठीक है ना, एक बार फिर से समझते हैं, 17वीं 18वीं शताब्दी के इतिहास के निर्माण के लिए पुर्तगाली, ठीक है, डच और फ्रांसीसी कंपनियों के भी रिकॉर्ड उपयोगी हैं, मतलब उनसे भी हम पढ़ सकते हैं और इतिहास के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, बाय रीडिंग द दिस मटेरियल वन कैन ट्रेस एवरी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट स्टेज बाय स्टेज। ध्यान दीजिएगा बच्चों, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इस सामग्री से, ठीक है ना, या इस सामग्री को हम पढ़कर, दिस मटेरियल, इस सामग्री को हम पढ़कर स्टेज बाय स्टेज, यानी चरण दर चरण, चरण दर चरण होता है ना, स्टेप बाय स्टेप, स्टेज बाय स्टेज, यानी चरण दर चरण हम हर महत्वपूर्ण विकास को, इम्पोर्टेंट डेवलपमेंट, हर महत्वपूर्ण विकास को पता लगा सकते हैं या पता लगाया जा सकता है। प्यारे बच्चों, ये भी इम्पोर्टेंट पॉइंट है, इसको भी हम लोग समझते हुए चलेंगे, है ना। मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि हम किसी भी चीज़ को मिस नहीं करेंगे, है ना। चलिए ध्यान दीजिएगा, लेट्स चेक, क्या चेक करना है भाई, चलिए देख लेते हैं लेट्स चेक में क्या है। चलिए लेट्स चेक यानी कि हम इसकी जांच करेंगे, किसकी जांच करेंगे भाई, वाई डू, पॉइंट नंबर 1 है, वाई डू वी नीड टू नो द डेट्स ऑफ द मेजर इवेंट ऑफ द पास्ट। अब हमें प्रमुख तिथियों को जानने की आवश्यकता ही क्यों है जो अतीत की घटनाओं के साथ घटित हुई है, हमें क्यों आवश्यक है भाई, ताकि हम बेहतर से बेहतर जान सकें, है ना। नंबर दूसरा, into how many states have historians traditionally divided history, यानी कि इतिहासकारों ने परंपरागत रूप से इतिहास को कितने चरणों में बांटा है, कितने चरणों में विभाजित किया है बच्चों, उसकी बात कर रहा है। ठीक है, नंबर तीसरा,
वाई डू वी कॉल द मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ द इंडिया एज द कॉलोनियल पीरियड, यानी हम भारत के आधुनिक इतिहास को बच्चों औपनिवेशिक काल क्यों कहते हैं, उसकी हम चर्चा करेंगे। ठीक है, नंबर 4 है व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय लिटरेरी सोर्सेस, यानी कि साहित्यिक जो हम स्रोतों की बात कर रहे हैं, साहित्यिक स्रोतों से आप क्या समझते हैं। नंबर 5वां, वाई डिड द ब्रिटिश सेट अप रिकॉर्ड रूम्स, यानी जो अंग्रेज थे, गोरे लोग थे बच्चों, उन्होंने रिकॉर्ड रूम क्यों बना रखे थे। ठीक है, क्या फायदा था उनको। चलिए 6 नंबर है व्हाट काइंड ऑफ सर्वेज वर कैरीड आउट बाय द ब्रिटिश इन इंडिया, यानी अंग्रेजों के द्वारा किस प्रकार के सर्वे यानी सर्वेक्षण किए गए थे, कहाँ पे, इन इंडिया, भारत में, है ना बच्चों। चलिए आखिरी पॉइंट है भाई, इसको हम लोग क्यों छोड़े, इसको भी कवर करते हैं। वाई डिड द ब्रिटिश कंडक्ट सेंसस, यानी अंग्रेजों ने जनगणना क्यों कराई भाई, इनके पीछे का उनका उद्देश्य क्या था। तो सारे पॉइंट्स को हमने क्या करा बाबू, कवर करा इस चैप्टर के अंदर, है ना। चलिए वीडियो को लाइक करते रहिए, सभी फ्रेंड्स के पास शेयर करते रहिए फटाफट। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं, कोई भी टॉपिक छूट ना जाए। चलिए आगे देखिएगा, इंडिजियस लिटरेरी सोर्सेस, ये क्या होता है भाई, तो ध्यान से समझिएगा क्या कह रहा है, यानी कि इंडिजियस लिटरेरी रिसोर्सेज, है ना बच्चों। चलिए यानी हम इससे यह समझेंगे कि जो स्वदेशी साहित्यिक स्रोत है, ये स्वदेशी साहित्यिक स्रोत क्या होता है, हम इससे क्या फायदा है, इतिहास के अंदर क्यों रखा गया है इस चीज को, उसको हम लोग जानने का प्रयास करते हैं। ठीक है, कह रहा है कि देयर वर लार्ज नंबर ऑफ इंडियन स्कॉलर, यानी बड़ी संख्या में भारतीय विद्वान, लेखक और इतिहासकार थे। देखिए कह रहा है ना, इंडियन स्कॉलर, ऑथर्स, हिस्टोरियंस हु हैव पेंडेड डाउन द इवेंट्स एज दे अनफोल्ड इन द एरा। कह रहा बच्चों कि बड़ी संख्या में, ठीक है, लार्ज नंबर, बड़ी संख्या में भारत में, हम कह सकते हैं बड़ी संख्या में भारतीय विद्वान, लेखक और इतिहासकार थे, जिन्होंने युगों पहले, ठीक है ना, युगों पहले कई वर्ष में घटित होने वाली घटनाओं को लिखा है। ठीक है ना, आगे कह रहा है plethora of the source material can also be obtained from the newspaper, magazines, है ना, chronicles, letters, books, pamphlets, photographs, autobiographies, texts of the speeches of those times, यानी कि हम उन समाचार पत्रों से, ठीक है, पत्रिकाओं से, पत्रों से, है ना, या फिर पुस्तकों से, पंपलेट से, फोटोग्राफ्स, तस्वीरों से, ठीक है, ऑटोबायोग्राफ, आत्मकथाओं से और भाषणों के पाठों से, ध्यान दीजिए लिखा ना कि स्पीचेस, टेक्स्ट्स ऑफ स्पीचेस, यानी भाषणों के पाठों से प्रचुर मात्रा में अपनी जानकारी इकट्ठा कर सकते हैं उन दिनों की। ठीक है, चलिए आगे देखिएगा बच्चों, आगे कह रहा है, आगे कह रहा है कि in the later stage with the invention of the video photography and cinematography, ठीक है, सिनेमा की तात्पर्य यहाँ पे, some audio and video clips are also available as a records of instances and events। कह रहा बच्चों कि इसके बाद का जो चरण है बच्चों, ठीक है ना, उसमें हम वीडियो, फोटोग्राफी और सिनेमेटोग्राफी, सिनेमेटोग्राफी के आविष्कार के साथ कुछ जो ऑडियो वीडियो क्लिप हैं, हम उन्हें भी उदाहरण के लिए रिकॉर्ड रूम में उपलब्ध हैं, उन्हें भी हम देख सकते हैं, समझ सकते हैं। ठीक है, अगर हमें जानकारी करनी हो तो, क्योंकि अंग्रेज तो भाई करते थे। देर आर मेनी कंटेम्पोरेरी और सेमी कंटेम्पोरेरी वर्क्स सच मेमोरीज, कह रहा है biographies, travels, accounts which give us interesting and useful glimpses into the history of the 18th and the early 19th centuries। कह रहा है बच्चों कि ऐसे कई जो समकालीन थे, है ना, लिख रहा है देर आर मेनी कॉन्टेम्परेरी मतलब समकालीन, और सेमी कॉन्टेम्परेरी मतलब अर्ध समकालीन। ठीक है ना, तो कह रहा है कि ऐसे कई समकालीन या अर्थ समकालीन कार्य हैं, वर्क्स हैं, कार्य हैं, ठीक है ना, सच एज मोरेट्स, यानी कि जैसे स्मरण की, मेमोरीज स्मरण की, जीवनी की या यात्रा की, ठीक है, जो हमें जानकारी देते हैं 18वीं और 19वीं सदी की शुरुआत की, और हमें इतिहास में दिलचस्पी और उपयोगी की झलक देते हैं। ठीक है ना, ग्लिम्सेस मतलब झलक देते हैं, काफ़ी ऐसे कुछ चीज़ें हैं जो हमें झलक देते हैं 17वीं 18वीं
सेंचुरी, सॉरी 18वीं और 19वीं सेंचुरी यानी शताब्दियों की, है ना बच्चों। चलिए ध्यान दीजिए, अब ये क्या कह रहा है भाई, इसको भी समझ लेते हैं, इसको हम लोग क्यों छोड़े, है ना। चलिए चलिए ध्यान दीजिएगा, कह रहे डू यू नो, क्या आप जानते हैं। ये हम लोग क्या जानते हैं यार, बकलोल की तरह क्वेश्चन पूछ रहे हैं यहाँ पे। हम लोग क्या जानते हैं, पढ़ेंगे तब तो जानेंगे। ठीक है, क्या कह रहा है भाई देखिए, चलिए इसको मैं पूरा यहाँ पे कर देता हूँ। लिख रहा है कि रस सुंदरी, ठीक है ना, रस सुंदरी देवी वॉज अ बंगाली वुमेन हु रोट हर मेमोरीज इन बंगाली। यानी रस सुंदरी देवी एक बंगाली महिला थी जिन्होंने बंगाली में अपने स्मरण लिखे, अपनी यादों को लिखा। ठीक है, द मेमोरीज रिवॉल्व्ड अराउंड द डे टू डे एक्सपीरियंसेस एज अ हाउस वाइफ। यानी कि स्मरण चारों ओर घूमते रहे, स्मरण जो है वो चारों तरफ घूमते रहे, लिखा ना मेमोरीज रिवॉल्व अराउंड, स्मरण जो है चारों तरफ घूमते रहे, और एक गृहिणी के रूप में दिन प्रतिदिन के जो अनुभव थे उसके, उसको भी उन्होंने लिखा। सी यूज्ड टू परसुए हर एजुकेशन बाय हिडिंग हरसेल्फ इन द किचन। ध्यान दीजिए, ये ऐसी महिला थी बच्चों, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट वुमेन इन द हिस्ट्री, इन्हें याद किया जाता है, किचन में इन्होंने पढ़ाई करी थी। तो रसोई घर में प्यारे बच्चों छुप करके पढ़ाई करती थी रस सुंदरी, जो बंगाल की थी, है ना। हर राइटिंग्स वर पब्लिश्ड इन 1876 एज अमर जीवन माई वाइफ। ध्यान दीजिएगा, अमर जीवन, अमर जीवन है, अमर जीवन लाइफ, अंडरस्टैंड, जीवन नहीं है, अमर जीवन है। ऑलराइट, तो इनकी जो पहली बार एक पब्लिश हुई बुक मेरा जीवन, ठीक है, अमर जीवन मेरा जीवन, उनकी एक रचना थी, 1876 ईस्वी में पब्लिश हुई थी भारत के अंदर, है ना। It highlights the states of women and the social order in which women were prevented from gaining education। तो कह रहा है बच्चा कि यह महिलाओं की स्थिति और उस सामाजिक व्यवस्था पर प्रकाश डाली, ठीक है, और जिन्हें महिलाओं को शिक्षा प्रदान करने में रोका गया, ये उस पर काफी प्रकाश डाला, इनका चैप्टर, इनका बायोग्राफी, ठीक है, क्योंकि ये पढ़ रही थी तो और भी तो महिलाएं हैं पढ़ने के लिए। हर राइटिंग इज एन इम्पोर्टेंट सोर्स ऑफ सिचुएशन ऑन द ग्राउंड इन द सोशलिस्ट, सॉरी आगे कर देते हैं इसको, हाँ, सोसाइटी ड्यूरिंग दोज टाइम। यानी उनका जो लेखन था, ठीक है ना, हर राइटिंग, उनका जो लेखन था, लिखने का तरीका था, उनके दौरान, ठीक है ना, उनके दौरान समाज में जमीनी स्थिति का एक महत्वपूर्ण स्रोत होता था। जमीन पर जो हम बैठ के देख रहे हैं, जो चीजें हमारी आंखों के सामने हैपेंड हो रही है बच्चों, घटित हो रही है, वो काफी इंपॉर्टेंट, काफी मैटर करता था, है ना। चलिए आगे ध्यान देते हैं बच्चों, अदर रिसोर्सेस, यानी कि अन्य स्रोत। अन्य स्रोत क्या है भाई, ध्यान दीजिएगा भाई, अन्य स्रोत से क्या पता चलता है, देखिएगा, कह रहा है अन्य संसाधन, अन्य स्रोत, ठीक है। A large number of historical buildings and structures continue to exist, which are also a strong evidence of how things happened in this period। कह रहा है कि बड़ी संख्या में ऐतिहासिक इमारतें और संरचनाएं मौजूद हैं, एग्जिस्ट, मौजूद हैं, ठीक है ना, विच आर आल्सो स्ट्रॉन्ग एविडेंस, जो इस बात का पुख्ता सबूत है, ठीक है ना, हाउ थिंग्स हैपन दिस टाइम, जो इस काल में हमेशा घटित हुई, या इस काल में ये चीजें कैसे हुई, इस बात का ये पुख्ता सबूत है, ठीक है। चलिए, इट इज वेल नोन दैट दिल्ली हैज ऑलवेज बीन द सेंटर ऑफ द पावर एंड द कैपिटल ऑफ इंडिया, है ना। जैसा कि हमें पता है, हम जानते हैं कि हमेशा से ही जो दिल्ली है वो सत्ता का केंद्र रहा है, ठीक है, रोज जो लोग थे वो राज किए हैं, शासन चला है, और ये राजधानी भी रही है, ठीक है बच्चों। आगे ध्यान दीजिए, आगे कह रहा है it has seen the shift the power from the Mughals to the British and then to that the independent India। यानी हम देख सकते हैं कि इसने मुगलों से कैसे अंग्रेजों और फिर स्वतंत्र भारत में सत्ता का स्थानांतरण देखा है। हम ऐसा कह सकते हैं कि शिफ्ट हो गई पावर किससे, मुगलों से अंग्रेजों में, फिर अंग्रेजों से स्वतंत्र भारत के नेताओं के पास या भारत सरकार के पास, है ना। चलिए, कह रहा है the transformation of Delhi from a compact city with narrow lanes, small houses and buildings to a new city with huge buildings like the Rashtrapati Bhavan, the Secretariat and the Parliament, large monuments like India Gate, trade and commercial centers like Kal- Canicut, ठीक है ना, places, place and the wide roads give a clear understanding of how things changed from one stage to the other। ध्यान दीजिए बच्चों,
कह रहा है, एक बार फिर से मैं ऊपर जाता हूँ, कह रहा है कि द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ दिल्ली फ्रॉम अ कॉम्पैक्ट सिटीज, कह रहा है कि इस कॉम्पैक्ट शहर से, ठीक है ना, जो राष्ट्रपति के भवन है या फिर जो सचिवालय हैं, ठीक है, जैसे विशाल इमारतें, भवन, नए शहर, ये सब परिवर्तन जो है, जैसे सांसद भवन बना, पार्लियामेंट बना, ठीक है, इंडिया गेट बना, कॉम्प्लेक्स बना, ये सब। और आगे क्या कह रहा है भाई कि ट्रेड एंड कमर्शियल यानी व्यापार और जो वाणिज्य के केंद्र बनाए गए, ठीक है, और चौड़ी सड़कें बनाई गई। इससे यह समझ आता है कि काफ़ी ज़्यादा विकास हुआ है, ठीक है ना। चलिए आगे देखिए, आगे कह रहा है कि इट इज़ नियरली अ लिविंग एग्जाम्पल ऑफ शिफ्ट ऑफ पावर फ्रॉम रेड फोर्ट, यानी हम दूसरी तरफ ये भी देखेंगे, ठीक है, एक चीज़ को हम और ही देखेंगे दूसरी तरफ। चलिए मैं यहाँ पे आ जाते हैं हम लोग। हाँ चलिए देख लेते हैं, कुछ गड़बड़ तो नहीं है भाई, नहीं ठीक है। चलिए देखिए क्या कह रहा है, रेजिना हिल और द गवर्नर जनरल ऑफिस एंड लेटर सिमिलर ट्रांसफर टू द पावर फ्रॉम द ब्रिटिश टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। कह रहा है बाबू कि हमने यह देखा कि चीज़ें एक स्थान से दूसरे स्थान पर कैसे क्या हो जाती है, ट्रांसफर हो जाती है, एक साम्राज्य से दूसरे साम्राज्य में कैसे चीज़ें समर्पित हो जाती है। यानी कि रायसेना, ठीक है ना, रायसेना हिल यानी रायसेना जो हिल है यानी पहाड़ है, पर्वत है, और द गवर्नर जनरल या गवर्नर जनरल का जो ऑफिस है, कार्यालय है, ठीक है, एंड द लेटर सिमिलर ट्रांसफर ऑफ पावर ऑफ द ब्रिटिश, और बाद में जो अंग्रेजों से भारत सरकार को सत्ता का सामना हस्तांतरण हुआ या सत्ता का समान हस्तांतरण हुआ, उस चीज़ों को हम देख सकते हैं, समझ सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे देखिएगा, आगे कह रहा है कि सिमिलरली इसी प्रकार से, अभी तुम कहाँ जा रहे हो, आगे देखिएगा, कह रहा है सिमिलरली इसी प्रकार से द ग्रोथ ऑफ विलेज कालीकट इनटू कलकत्ता, ठीक है, विथ यूज बिल्डिंग्स लाइक विक्टोरिया मेमोरियल। आप विक्टोरिया मेमोरियल को यहाँ पे देख सकते हैं बच्चों, अगर आपको फ्यूचर में कभी मौका मिले तो आप ज़रूर जाएं और खूब सारा एंजॉय करें, डेट इज़ विक्टोरिया मेमोरियल, अंडरस्टैंड। हम यहाँ पे गए हुए हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट दृश्य है, काफ़ी बेहतरीन लगता है। इस पे एलिजाबेथ की एक मूर्ति लगाई गई है, जब भी हवाएं चलती हैं बच्चों तो ये मूव करती है, राउंड करती है, गोल में ये क्या करती है, मूव करती है, घूमती है, ठीक है। चलिए ध्यान दीजिएगा, आगे कह रहा है इसी प्रकार से कलकत्ता के अंदर बहुत बड़ी बड़ी इमारतें हैं, जैसे विक्टोरिया मेमोरियल है, ठीक है, फोर्ट विलियम आर आल्सो सोर्सेस ऑफ इंफॉर्मेशन ऑन द लाइफ स्टाइल एंड द चेंजेस ब्रोट अबाउट बाय द ब्रिटिश। यानी कि इसी प्रकार विक्टोरिया मेमोरियल, फोर्ट विलियम जैसी विशाल इमारतों के साथ कलकत्ता और गांव, देखिए आगे क्या कह रहा है भाई कि जो भी चीज़ें हैं ऑन द लाइफ स्टाइल यानी जो जीवन शैली है, ठीक है ना, वो जानकारी देती है। जो ब्रिटिशर्स की जो जीवन शैली वो क्या देती है बाबू, जानकारी देती है, ठीक है। द ब्रिज ओवर रिवर, रिवर के बाद इधर होना चाहिए ना, हाँ देखिए, रिवर हुगली, द फेमस ट्राम्स ऑफ कलकत्ता, है ना, एंड इनफैक्ट द एविडेंट एडवेंट ऑफ रेलवेज इन इंडिया एज अ होल आर, थोड़ा छोटा कर लेते हैं, दिख नहीं रहा है, हाँ, यानी testimony of the technology which came in the during those years। कह रहा है बच्चों कि नदी पर जो पुल बना था, ठीक है ना, अब कौन सी पुल की बात कर रहा है, तो हुगली रिवर पर जो पुल बना था वो कलकत्ता की प्रसिद्ध ट्राम, ठीक है ना, और वास्तव में भारत रेलवे का आगमन हुआ था, है ना, ये वही तकनीकी का क्या है, परिणाम है। एक बार फिर से देखिएगा, जो हुगली रिवर पे बच्चों अभी देखिएगा हावड़ा ब्रिज है, ठीक है ना, वो काफ़ी प्रसिद्ध स्ट्रक्चर है, संरचना है, और ये टेक्नोलॉजी अर्थात तकनीकी का ही क्या है, नतीजा है या परीक्षा फल है ना, विच केम दिन ड्यूरिंग दिस डोज सॉरी दोज ईयर्स, यानी कि जो उस दौरान या उस साल रहा, ठीक है। चलिए ध्यान देंगे, ऑल राइट, अब हम लोग पढ़ लेते हैं ये, लेट्स चेक, क्या चेक करना है भाई, आओ जांच करें। पॉइंट नंबर 1, लिस्ट सम contemporary and semi contemporary works which give us glimpse into history of the 18th and the 19th century। यानी कि कह रहा है कि हम जानेंगे 19वीं, ठीक है ना, 18वीं और 19वीं सदी के बारे में, कि इतिहास की जो झलक है, ठीक है ना, वो कुछ समकालीन और अर्धकालीन
कृतियों की सूची बना के हम समझने का प्रयास कर सकते हैं कि कुछ 18वीं शताब्दी की चीज़ों को हम कलेक्ट करेंगे, 19वीं चीज़ों की शताब्दी की चीज़ों को कलेक्ट करेंगे और एक इतिहास का एक सूची बनाएंगे और चीज़ों को समझने का प्रयास करेंगे। यही बता रहे हैं। पॉइंट नंबर 2, विच हिस्टोरिक स्ट्रक्चर्स डिपिक्ट द शिफ्ट ऑफ पावर फ्रॉम मुगल्स टू द ब्रिटिशर्स या ब्रिटिश। कह रहा है कि कौन सी ऐतिहासिक संरचनाएं शक्ति के परिवर्तन को दर्शाती है जो मुगलों से अंग्रेज तक पहुंची और अंग्रेज से कहाँ पहुंच गई जी, भारत में नेताओं के पास। ठीक है, चलिए कंक्लूजन पढ़ लेते हैं बच्चों, काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि कंक्लूजन नहीं पढ़े, निष्कर्ष नहीं पढ़े तो कुछ नहीं पढ़े, चैप्टर हो गया खत्म। ठीक है जी, चलिए इसी बात पे लाइक ठोक देना। ठीक है, चलो आगे ध्यान दो। कह रहा है कि निष्कर्ष, कंक्लूजन, देर आर मेनी सोर्सेस ऑफ इंफॉर्मेशन विच हेल्प अस स्टडी आवर पास्ट। यानी कि हमें कई प्रकार के स्रोत से क्या मिलती हैं, जानकारियाँ मिलती हैं जो हमने अपने अतीत का अध्ययन करने में मदद करती है, सहायता करती है। बट वेयर एवर, और वहीं पे वॉज रिटन कुड ऑल्सो हैव बीन बाइज्ड and subjective assignment of a particular person are a matter of individual interpretation। कह रहा है कि लेकिन जो कुछ भी चीज़ें हमने लिखा गया है, जो कुछ हिस्ट्री के अंदर लिखा गया है, राइट किया गया है, ठीक है ना, वह किसी व्यक्ति, ठीक है ना, या किसी विशेष पक्षपाती व्यक्ति को नहीं लिखा गया, ऐसा ध्यान में रखते हो। ठीक है, वो सबके लिए है और सबके लिए एक ही चीज़ लागू होती है ना। आगे कह रहा है कि therefore one has to be careful to take a holistic and balanced view of how things happened in the past which do not have any living witness। कह रहा है बच्चों कि जो भी चीज़ें हमारे पास्ट में बीती हुई है, ठीक है ना, अतीत में बीती हुई है ना, जिनका कोई जीवित गवाह नहीं है, जिनका कोई लिखा ना कि नॉट हैव एनी लिविंग विटनेस, उसका कोई जीवित गवाह नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के लिए, द डॉक्यूमेंट डेट रिकॉर्ड्स pertaining to the colonial rule in the India may have been created or endorsed with information which were biased towards the colonial rulers and may not state and the real situation in the country। कह रहा है बच्चों कि मान लीजिए कि जो भी अंग्रेज वगैरह जो इकट्ठा किए हैं दस्तावेज भारत के अंदर औपनिवेशिक समय में, ठीक है ना, वो जरूरी नहीं है कि वो वास्तविक रूप से घटी ही होगी। हो सकता है कि वो बनाया गया हो या उसका समर्थन किया गया हो जो औपनिवेशिक शासकों के प्रति पक्षपाती थे या ऐसे लोग। ठीक है, तो ये सारी चीज़ कह रहा है जो देश के अंदर थी। ठीक है, द पिक्चर्स एंड देयर इंटरप्रिटेशंस have also got to study in detail and corroborated with other things and relics of the past to get a comprehensive understanding of history। तो कह रहा है बच्चों कि हमें अतीत के बारे में अगर अन्य चीज़ों से जानकारी प्राप्त करना है तो इसकी जो चीज़ें हमें प्राप्त होगी अवशेषों के साथ इसकी पुष्टि आसानी से हो सकती है। यानी हम चीज़ों को इकट्ठा करके अगर पढ़ें तो चीज़ें आसानी से समझ पाएंगे। चीज़ों को इकट्ठा कहाँ से करेंगे भाई, तो चीज़ों को इकट्ठा हम म्यूजियम्स जाएंगे, ठीक है, और अभिलेखागार और सारी दफ्तर पहुँचेंगे जिससे हम चीज़ों को इकट्ठा कर पाएंगे, लोगों से मिलेंगे उस स्थान के जिसके बारे में हम जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं। तो चलिए प्यारे बच्चों, आज के इस चैप्टर में इतना ही। उम्मीद करते हैं आपको ये प्यारा चैप्टर समझ में आया होगा। ठीक है, हम अगले क्लास में मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।